हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है घटना चक्र सीरीज के पार्ट 20 को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का घटना चक्र सीरीज चलेगा। तो इस सेशन को आप लोग फुल देखेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एनी टाइप ऑफ एग्जाम। एंड फ्रेंड्स, मैंने जो लूसेंट का सीरीज करा रखा है वो भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। लूसेंट को आप लोग नॉर्मल में मत लीजिए, ठीक ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं टकराएगा आपके एग्जाम में, तो ये आपका भूल है, आपका वहाँ मार्क्स कटने वाला है। तो लूसेंट को आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि आप जब मिलाएंगे क्वेश्चन को ना, तो लूसेंट से भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। आपके बीपीएससी टीचर हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो लूसेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन टैली करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना। एंड लूसेंट को आप लोग नॉर्मल वे में ले रहे हो, तो लूसेंट को नॉर्मल वे में नहीं लेना है। लूसेंट भी आप लोग जरूर देखें। घटना चक्र भी मैं करा रहा हूँ, लूसेंट भी मैं करा रहा हूँ, तो लूसेंट को भी जरूर देखें। लूसेंट में भी डिटेल डिस्कशन मैंने करा रखा है। लूसेंट का तो सीरीज यार बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। आप एक बार लूसेंट को चेक तो कर लें जाके, उस वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट डिटेल डिस्कशन है। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन वहाँ चेक जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है। तो भाई रासायनिक सूत्र वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल भी लूसेंट वाले सीरीज में मैंने बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, रासायनिक सूत्र। तो भाई देखो Al2O3 2SiO2 2H2O, ये भाई किसका है, मोनोजाइट का है, चीनी मिट्टी का है, रेत का है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/23 का क्वेश्चन है। तो भाई ये है चीनी मिट्टी का, मतलब जिसे चिमनी मिट्टी कहा जाता है। और चिमनी मिट्टी जो है भागलपुर में आपका जो है ज़्यादा होता है, चिमनी मिट्टी बिहार में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं और भी कुछ रासायनिक सूत्र को अभी डिस्कस करूंगा। फर्स्ट तो याद रख लेना, क्या कहते हैं उसे, वॉशिंग सोडा, ठीक है, मतलब धोने वाला सोडा जो होता है, तो वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, तो Na2CO3 डॉट 10H2O, NO2CO3 10H2O, ठीक है। खाने वाला सोडा मतलब वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा। एंड अगर पूछ ले आपको कि खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा का क्या है रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब कि खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3 जो है खाने वाला सोडा का है। नेक्स्ट याद आप लोग रखेंगे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि क्विक लाइम का क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम में भी कि आपसे पूछ सकता है क्विक लाइम, तो क्विक लाइम भाई CaO, क्विक लाइम इज CaO, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर जिप्सम, 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 जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, तो CaSO4 डॉट 2H2O, ओके। एंड अगेन आपसे अगर पूछ ले कि सिलेक्ट लाइम का क्या हो जाएगा, सिलेक्ट लाइम, तो सिलेक्ट लाइम का जो भाई होता है, तो सिलेक्ट लाइम का क्या हो जाएगा बताओ तो आप लोग। तो सिलेक्ट लाइम का जो होता है CaOH2 हो जाता है आपके सिलेक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र, ओके फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि देखो बीपीएससी टीचर 11 12 15 12 23 एंड पीआरटी में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने। बीपीएससी का जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है टीन, तो भाई ये तो नहीं होना है। जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो हाँ भाई यही तो करेक्ट आंसर होगा। जिंक जो है वो टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लियो क्या बोल रहा है, जिंक टीन से महंगा है, तो भाई तो जिंक जो है वो टीन से महंगा है, तो नहीं भाई, ऐसा तो ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि जिंक टीन से महंगा है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है आगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ना, उपयुक्त में से कोई नहीं ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, शरीर में लोह की कमी होने से क्या होता है, मतलब कि पूछा है भाई कि लोहे की कमी, अगर शरीर में आयरन का कमी हो जाए तो क्या होगा।
रक्त अल्पता, स्कर्वी, हड्डियों में दुर्बलता, त्वचा के रोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो ये कब है, 65th बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 बायोलॉजी का क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से टैली कर सकता है। तो शरीर में लोहे की कमी से जो है रक्त अल्पता होता है, जिसे कि एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया। तो एनीमिया कहा जाता है लोहे की कमी को, शरीर में जब जो है लोहे का कमी हो जाता है तो उसे एनीमिया, आयरन की कमी को एनीमिया कहा जाता है, ठीक ना, एनीमिया। ओके फ्रेंड्स, एंड स्कर्वी जो है ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी देखने को मिलता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इस बात को ध्यान में आप लोग रख लेना। अब मैं यहाँ पर कुछ विटामिन से रिलेटेड डिजीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, कि किसके कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। अगर मान लो आपके शरीर में जो है विटामिन ए की कमी हो जाता है, विटामिन ए की कमी हो जाता है, तो आपको जेरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है, जेरोप्थेल्मिया। तो विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है, जेरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो जेरोप्थेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है, इस बात को ध्यान में रखना। विटामिन ए की कमी से जेरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर ये विटामिन बी1 की कमी हो जाए आपके शरीर में, विटामिन बी1 की कमी हो जाए तो भाई आपको बेरी हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से क्या हो जाता है, तो बेरी रोग हो जाता है। तो बेरी रोग किसके कमी से, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अच्छा, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी का कमी हो जाए तो क्या होगा, तो देखो भाई विटामिन डी की कमी से दो बीमारी होता है, तो एक तो होता है रिकेट्स एंड एक होता है ओस्टिमलेशिया। तो ओस्टिमलेशिया एंड जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से ओस्टिमलेशिया एंड रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है। रिकेट्स किस में होता है, तो बच्चा में रिकेट्स हो जाएगा, और जो वयस्क होते हैं उनको जो है ओस्टिमलेशिया देखने को मिल जाता है, ठीक ना। वयस्क को ओस्टिमलेशिया एंड बच्चा को रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से याद रख लेना आप लोग क्या होता है, तो स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। एंड और क्या याद रख लेना चाहिए आप लोगों को, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता। अच्छा हाँ, विटामिन सी से एक चीज ये भी याद रख लेना भाई कि विटामिन सी का अगर कमी हो जाएगा तो आपके मसूड़ा से जो ब्लड निकलने लगता है, ठीक है, मसूड़ा से खून निकलता है विटामिन सी की कमी से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया इतना, तो चलिए आगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री, 98.6, 95.6, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है भाई, नॉर्मल टेम्परेचर जो है मानव शरीर का वो 98.6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट है, और अगर सेल्सियस में पूछ लेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होने वाला है, एंड सेल्सियस में पूछ लेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, बताओ। मानव शरीर की तीसरी आंख, अब तो बता दे, आप ही लोग बता दीजिए, मानव शरीर की तीसरी आंख किसे कहते हैं, किस ग्रंथि को कहते हैं। पीनियल, पिट्यूटरी, मेमरी, अश्रु ग्रंथि, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था ये वाला। तो भाई देखो, मानव शरीर की तीसरी ग्रंथि जो कहा जाता है वो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी ग्रंथि कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है, मानव शरीर की तीसरी आंख तो पीनियल ग्रंथि याद रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब आप लोग ग्रंथि से रिलेटेड हुआ है तो मैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूं, क्योंकि यहां से मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि आया हुआ है। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन से जो है आपके बीपीएससी के टीआरई 3rd में क्वेश्चन आया हुआ था, एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो है भाई एक तरफ लिख लियो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है।
तो इससे क्वेश्चन एक आया हुआ था। अब क्वेश्चन क्या आया हुआ था, मतलब कि ग्लैंड का पहचान करने दिया था कि रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा ग्लैंड एंडोक्राइन है या कौन सा एक्सोक्राइन है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए देख लो, पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान लो कि एंडोक्राइन ग्लैंड में होता क्या है। तो भाई देखो, इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो होते हैं ना, तो डक्ट अब्सेंट होते हैं, मतलब कि डक्ट का मतलब होता है नलिका। तो नलिका क्या होता है, तो वो अब्सेंट होते हैं, डक्ट अब्सेंट होते हैं, ठीक ना। और अगर एक्सोक्राइन का देख लें तो इसमें जो डक्ट होते हैं, मतलब नलिका जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। डक्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एंडोक्राइन क्या रिलीज करता है, तो भाई ये सीक्रेट करता है हार्मोन को, मतलब कि हार्मोन को निकालता है, ठीक है। हार्मोन को निकालता है, क्या निकालता है, तो सीक्रेट्स हार्मोन। तो हार्मोन को एंडोक्राइन ग्लैंड निकालता है। हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकालता है। एंड अगर एक्सोक्राइन का बात कर ले तो भाई ये एंजाइम को सीक्रेट करता है, क्या करता है, सीक्रेट्स एंजाइम। तो एंजाइम जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है एंड हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, इतना ध्यान में रखना। अब देखो एग्जांपल याद रख लो आप लोग कि एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या होगा, एक्सोक्राइन का एग्जांपल क्या होगा, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन देखने को मिला था आपके टीआरई थर्ड में। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो देखिए टेस्टिस जो आते हैं, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस मतलब हो गया वृषण, वो जो आता है टेस्टिस, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवेरी अगर पूछ ले आपसे, ओवेरी का मतलब हो गया अंडाशय, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर पूछ ले आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है ये भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट याद रख लो आप लोग पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड भी जो है भाई ये भी आपका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, और भी इसमें आते हैं, तो इतना आप लोग याद रखेंगे, ये सब जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया यहाँ पर। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड से याद रख लो आप लोग। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो याद रख लो पहला सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, वो जो लार जो निकलता है ना, लार ग्रंथि, तो उसे कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि लार ग्रंथि है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट आप लोग याद रख लोगे स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का मतलब पसीना का ग्रंथि जो होता है, तो वो भी आपका जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा याद रख लीजिएगा लैक्रिमल, मतलब कि आंसू का जो ग्रंथि होता है लैक्रिमल, ठीक है, तो लैक्रीमल, जो लैक्रिमल ग्लैंड है भाई, अश्रु ग्रंथि, आंसू की ग्रंथि होता है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर, लीवर जो है वो भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर मतलब यकृत, तो ये भी आपका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, ओके फ्रेंड्स, अच्छा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहा जाता है, बताओ तो आप लोग। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं, बताइए। 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो भाई किसे कहते हैं बता दो। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ये भाई पेनक्रियाज को कहा जाता है। पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड क्या कहा जाता है, पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है, इसीलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, बिकॉज जो ये जो है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, सख्त नहीं होते हड्डी की तरह, और मोड़े जा सकते हैं, तो भाई मोड़े जा सकते हैं और हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं, वो क्या है, यही पूछा है। वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है ये वाला। तो भाई वो जो होते हैं आपके, वो कार्टिलेज होते हैं, जो कि हड्डी की तरह सख्त नहीं होगा और इजिली जो है मोड़ा जा सकता है, उसे कार्टिलेज कहा जाता है। ओके फ्रेंड, कार्टिलेज। नेक्स्ट, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। सेवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, सेवाल और वायरस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बता दो। 68 बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन ये वाला है आपका। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवाल और कवक, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, ठीक ना। म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध, ठीक है, संबंध, ठीक है। और इसमें जो है लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक होता है, इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग।
चलिए फिर नेक्स्ट, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उससे अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर की सतह के समकोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर की सतह के समांतर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो ये बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन था, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। अधः स्तर की सतह के समकोण पर तो नहीं, ये तो नहीं होगा। अधः स्तर के साथ है कोण पर, तो हाँ बिल्कुल यही करेक्ट आंसर होने वाला है। अधः स्तर के साथ है कोण पर जो है, इससे इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के, क्या पूछा है, एक पॉइंट यहां याद रख लेना, बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थ से, मतलब दूसरे पदार्थ से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे क्या कहते हैं। जल शुष्क कहा जाता है, पशुएत पदार्थ कहा जाता है, लोनिया पदार्थ, निर्जलीकरण कारक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 का क्वेश्चन था। तो भाई ऐसे को जल शुष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल शुष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका देखिए CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। ठीक है, CO हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। तो भाई CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO शरीर से पानी को निकालता है और निर्जलीकरण का कारक बनता है। CO शरीर में प्रोटीन के जमाव का कारण बनता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022। तो देखिए इसका करेक्ट क्या होगा, CO रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन, तो ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाता है भाई, CO हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, तो यही करेक्ट आंसर होने वाला है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन के साथ जो है संयोजन करता है, बॉन्ड बनाता है, और जो हमारे लिए जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीय विश्लेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका अपचयन होने वाला है, मतलब कि रिडक्शन। ठीक है ना, अपचयन होने वाला है इसका। ठीक है, अपचयन क्या कहते हैं उसे, अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक, कठोर पूछ लिया है, CaCO3, CaHCO3 MgSO4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कब कब क्वेश्चन है, बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/23 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे यहाँ पर, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है भाई, तो यौगिक क्या है बताओ। CaCO3 तो नहीं, ये तो नहीं है। CaHCO3 हाँ, तो यही तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, जिसे कहते हैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ था बताइए। दक्कन ट्रेप पठार का गठन जो है वो किस काल में हुआ है, टर्शियरी, पर्मियन, क्रीटेशियस, ट्राइसिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 का क्वेश्चन है। तो दक्कन ट्रेप पठार का जो गठन हुआ है वो भाई टर्शियरी में हुआ है, पर्मियन में हुआ है, क्रीटेशियस में हुआ है, ट्राइसिक में हुआ है। तो इसका जो गठन हुआ है क्रीटेशियस काल में हुआ है। ओके, नेक्स्ट, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसमें से क्या कह रहा है आपसे कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मतलब इस एरिया में जो वन पाए जाते हैं उन्हें आपको यहां से सेलेक्ट करना है। तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझर वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन। तो भाई देखो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ये तो आपके पश्चिमी घाट वाले एरिया या फिर सुंदरवन अंडमान निकोबार वाले एरिया में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पतझर वन ये भी नहीं पाया जाएगा उन सभी एरिया में, लेकिन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये जो है आपके पश्चिमी घाट हो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला एरिया हो, वहां पर उष्ण कटिबंध सदाबहार वन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो बताओ, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलता है, ये पूछा है आपसे।
बताओ कहाँ से? दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, तिब्बत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा, तो ये दक्कन का पठार तो होना नहीं है, सेंट्रल हाईलैंड नहीं होगा, तिब्बत से तो निकलेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आखिर ये तीनों नदी निकलता कहाँ से है? तो तीनों जो निकलता है वो निकलेगा छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर के पठार से ये तीनों नदी निकलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। 44 बीपीएससी प्री 2020 इंपॉर्टेंट है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो सोन, नर्मदा और महानदी, तो भाई सोन, नर्मदा और महानदी पलामू पहाड़ से तो ना, अमरकंटक से ना, पूर्वी घाट से ना, अरावली से ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या आखिर? तो देखो भाई, तो सोन और जो नर्मदा है, सोन और नर्मदा, सोन और नर्मदा उसका तो उद्गम अमरकंटक है। सोन और नर्मदा का उद्गम जो है वो तो अमरकंटक है, ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये एक बात करेक्ट है। बट यहाँ पर गलत इसे क्या बना रहा है? तो गलत ये बना रहा है कि महानदी। तो महानदी का आखिर उद्गम कहाँ है? तो महानदी का जो उद्गम है, महानदी का उद्गम वो धमतरी, धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो धमतरी, धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलता है, ठीक ना, सिहावा पहाड़ी से निकलता है। तो धमतरी के सिहावा पहाड़ी से कौन सा निकलता है? तो महानदी निकलता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं है यहाँ पर। सोन और नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलता है, ठीक है, और महानदी जो है आपका धमतरी सिहावा पहाड़ी से निकलता है, इतना ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो भाई लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन, 46वां, 44वां, 50वां, 47 पीएससी 2005। तो भाई 42वां को कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था, लघु संविधान 42वां संविधान को कहा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, तो पहला जो अमेंडमेंट एक्ट था ये कब लाया गया है? ये पूछ रहा है आपसे। 1950, 1951, 1955, 1958। तो भाई ये जो 1951 में जो है पहला जो है विधेयक लाया गया था, पहला अमेंडमेंट एक्ट जो है 1951 में लाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान लघु, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर, लघु संविधान, तो ये आप लोग बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, ये लाग लिखा गया, लाया जा सकता है। तो मान लो कि अगर हम लोग संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो भाई देखो, अगर विधेयक लाना है ना, तो विधेयक या तो आप लोकसभा में ला सकते हैं या तो आप राज्यसभा में ला सकते हैं, ठीक है, या तो लोकसभा में ला सकते हैं या तो राज्यसभा। विधेयक जो है कहीं भी लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। यहाँ पे क्या दिया? केवल लोकसभा में तो नहीं, केवल राज्यसभा में नहीं, तो करेक्ट आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है? पंचायत समिति पूछा है आपसे कि पंचायत समिति जो है वो किस स्तर पे काम कर, तो यहां पर क्या पूछा है? एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, मतलब कि किस स्तर पर जो है पंचायत समिति काम करता है, ये पूछा है। ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। तो भाई देखो, ये जो है ब्लॉक स्तर के लेवल पर काम करता है एक पंचायत समिति। जिला स्तर पर जो है जिला परिषद कार्य करते हैं, जिला परिषद, जिला परिषद जो है जिला स्तर पर काम करते हैं। और ग्राम पंचायत स्तर पर जो है ये जो आपके जो मुखिया लेवल के जो होते हैं मुखिया, तो मुखिया जो होते हैं ये ग्राम पंचायत स्तर पर काम करते हैं, ठीक है ना। ग्राम पंचायत स्तर पर कौन काम करते हैं? तो ग्राम पंचायत के स्तर पर मुखिया लोग काम करते हैं, एंड जिला स्तर पर जिला परिषद काम करते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो है आपके पंचायत समिति काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, हमारे जो भारत में जो है ना वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। कैसा होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो इलेक्शन जो है वो त्रिस्तरीय होता है, मतलब कि पहले जो आते हैं ग्राम पंचायत आते हैं, फर्स्ट में ग्राम पंचायत, दूसरा में आ जाएगा पंचायत समिति, एंड थर्ड में जो है जिला परिषद आ जाता है, ठीक है। तो पहला ग्राम पंचायत जहां के अध्यक्ष जो है मुखिया होते हैं, नेक्स्ट हो जाता है आपके पंचायत समिति, जहां पे आपको ये देखने को मिल जाता है, क्या कहते हैं, प्रमुख देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड थर्ड में जो होता है हो जाता है जिला परिषद, जो कि जिला स्तर पे कार्य करते हैं। ओके फ्रेंड्स,
इतना आपका क्लियर हो गया होगा। ये 3 स्तरीय पंचायत के आपके जो थे वो लेवल थे। चलिए फिर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित थे। तो खर्चे में क्या क्या समाहित थे ये पूछा है आपसे कि होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में क्या क्या समाहित थे। बताइए आप लोग क्या क्या समाहित थे। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, 65th यूपीएससी री एग्जाम 2020। तो भाई देखो, होम चार्जेज या ब्रिटेन में जो समाहित थे वो थे ब्रिटिश भारतीय का अधिकारियों की पेंशन, तो ये तो समाहित था। नेक्स्ट, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, तो ये भी समाहित था। रेलवे के गारंटीड ब्याज, तो भाई ये भी समाहित था। मतलब ये उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी, सभी समाहित थे इसमें, ठीक ना, सभी समाहित थे। नेक्स्ट, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। तो 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था बताओ। 3 दिवसीय तमाशा 1897 के अधिवेशन को किसने कहा था। जितेंद्र नाथ बनर्जी, सतीश मुखर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, हरकिशन लाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई 3 दिवसीय तमाशा जो है आपके अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, और ये देखो 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट, जिमरे मैन योजना से संबंधित व्यक्ति था। लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, उपयुक्त सभी। तो भाई इसमें जो है लाला हरदयाल भी संबंधित है जिमरे मन से, भूपेन्द्र दत्त भी संबंधित है, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी संबंधित है। ठीक है, मतलब कि तीनों संबंधित है इससे। नेक्स्ट, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है बिजोलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, मारवाड़ के किसान आंदोलन से, यूपी के किसान आंदोलन से। तो मोतीलाल तेजावत भाई जो है वो बिजोलिया आंदोलन से तो नहीं, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, तो हाँ मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। 65th यूपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो साइमन कमीशन भाई सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉशन, एडवर्ड कैडोगन, अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था बताओ। तो भाई इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे ये आपसे पूछ रखा है इन्होंने, तो सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। अब साइमन कमीशन के बारे में मैं आपसे कंप्लीट डिटेल डिस्कशन यहां पर कर लूंगा, उसके बाद कहीं से साइमन कमीशन देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो पहली बात तो याद रख लेना कि साइमन कमीशन का आया क्यों था भारत। तो भाई ये भारत आया था 1919 के अधिनियम का जांच करने, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो 1919 अधिनियम की जांच करने आया था, 1919 अधिनियम की जांच करने, ठीक है। भारत ये आया कब और ये बना कब, ये तो जानना जरूरी है आपके लिए। तो देखो, साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो नवंबर के 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया था, मतलब बन गया था ये नवंबर 1927 में। और भारत जो आया है ये 3 फरवरी 1928 में जो है भारत आया है। 3 फरवरी 1928 में क्या हुआ, ये भारत आया। भारत में कहा, तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में तो भारत आया। तो 3 फरवरी 1928 में ये भारत आया है, और भारत में कहाँ आया है, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आया था। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। 3 फरवरी 1928 को भारत आया है साइमन कमीशन, और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आया था। देखो, साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे टोटल 7 मेंबर थे, बट इसमें एक भी जो थे वो भारतीय मेंबर नहीं थे, और सिर्फ इसमें अंग्रेज मेंबर थे। इसीलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा गया है। श्वेत आयोग इसे क्यों कहा गया है साइमन कमीशन को, तो देखो इसमें जो टोटल 7 मेंबर था, साइमन कमीशन में 7 मेंबर था, और सातों का सातों मेंबर जो था वो सिर्फ अंग्रेज था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत आयोग भी कहा गया है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया आपका। अब देखो, साइमन कमीशन जो है भाई ये जो है लाहौर भी गया था, और लाहौर में जो है इसने, लाहौर जब गया साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का विरोध जो है लाला लाजपत राय ने करा था, और जब लाला लाजपत राय ने वहां पे विरोध करा तो उनको चोट लग गया था, मतलब कि स्कॉट ने जो है लाठी चार्ज करवाया था, और इस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला
लाजपत राय की मृत्यु। तो साइमन कमीशन जो है भाई वो कहाँ गया था, लाहौर गया था, लाहौर भी गया था। देखो साइमन कमीशन तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पहली बार आया, लेकिन वहां से वो चलते चलते लाहौर भी गया था। तो लाहौर जब गया तो लाहौर में लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध किए तो वहां पर स्कॉट के कहने पर इनके सर पे लाठी मार दिया गया था, और लाठी मारने से जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस दौरान में हुई है, तो ये साइमन कमीशन के जब आया है उसी टाइम पे लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ है। स्कॉट के कहने पर इनके सर पे लाठी मारा गया था, ठीक है ना, स्कॉट के कहने पर। ओके फ्रेंड्स, इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की, बताओ। हिंदुस्तानी सेवा दल, तो हिंदुस्तानी सेवा दल की जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह। तो भाई पहले बात तो याद रख लेना, हिंदुस्तानी सेवा दल के 1920 के टाइम पे जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका शुरुआत किसने करा है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस तो नहीं, राजेंद्र प्रसाद तो नहीं, कृष्ण सिंह तो नहीं। तो स्टार्ट किसने करा भाई, तो एक थे NS हार्डिकर, NS हार्डिकर करके थे, उन्होंने इसका शुरुआत करा है, NS हार्डिकर, ठीक ना, NS हार्डिकर जो है इनका जो है शुरुआत करा है। श्री कृष्ण सिंह क्या थे, तो बिहार के फर्स्ट CM थे, चीफ मिनिस्टर थे, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बिहार से श्री कृष्ण सिंह, एंड बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड लिखा किन्होंने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के फर्स्ट जो थे ये प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट क्या थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार में जो था, जो 2 सितंबर 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, तो अंतरिम सरकार में भाई जो राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य मंत्री भी रह चुके थे। अंतरिम सरकार में क्या रहे थे, तो खाद्य मंत्री भी रह चुके थे, खाद्य मंत्री। तो अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की, तो पहली बात याद रख लेना, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुआ है। किसने करा है, SN हल्दर, वेमकोश चक्रवर्ती, रमेश पाल, स्वामी विद्यानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, प्री 2020 का क्वेश्चन है। तो भाई जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन SN हल्दर ने करा था, SN हल्दर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा कब गया है, 2020 में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, किसान क्या करे किसने लिखी, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, किसान क्या करे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त सभी। तो देखो किसान क्या करे किसने लिखा है, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है, ठीक है। इनसे एक और याद रख लेना, पत्रिका हुंकार याद रख लेना, हुंकार किसने लिखा है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और देखिए आज मैंने डिटेल डिस्कशन यहाँ पे कराया है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट, कल तो संडे है भाई, कल क्लास नहीं होगी, परसों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।